हेलो मेरे प्यारे सभी मित्रों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं वही क्लास जिस क्लास का आपको हमेशा इंतज़ार रहता है। डेली MCQ एक्सपेक्टेड वाली क्लास, यानी कि डेली MCQ टेस्ट सीरीज के रूप में हम जिस क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं वह क्लास आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे। जिन मित्रों ने अगर हमारी पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं, उन सभी मित्रों से हम विनम्र निवेदन करते हैं कि वह हमारी पिछली क्लासों का भी अध्ययन करते जाएं। उसमें हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया है और हमने कुछ प्रश्नों पर बताया है कि MCQ कैसे सॉल्व करते हैं। क्या MCQ कैसे सॉल्व करते हैं, उसी आधार पर हम आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ज़्यादा बातों पर ध्यान न देते हुए आप देखिए, हमारी स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध क्या दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। विकल्प हमारे सामने 4 हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, दूसरा विकल्प है हमारा निर्वाचन सुधारों से, तीसरा विकल्प है हमारा पूर्व उत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, और चौथा विकल्प है हमारा चकमा समस्या से। तो आप देखिए कि इसमें हमारा सही उत्तर कौन सा निकल कर आता है। इसमें हमारा सही उत्तर निकल कर आता है सी। क्या उत्तर नंबर सी हमारा निकल कर आता है। पूर्व उत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से। क्या पूर्व उत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, यह हमारा पहला प्रश्न यहाँ हल होता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हमारी स्क्रीन पर अगला प्रश्न दिखाई देता है। प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है। यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है। तो हमारे सामने विकल्प ए है वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। विकल्प नंबर बी में है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। विकल्प नंबर सी में कहा गया है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। और विकल्प नंबर डी में है अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर सदन के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यवहन करे। यह हमारे सामने 4 विकल्प हैं। तो इन 4 विकल्पों में से आप देखिए कि हमारा सही उत्तर क्या निकल कर आएगा। हमारा इसमें सही उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दें तो, जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अगर निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उसे त्यागपत्र देना ही चाहिए। लेकिन इसका उल्लेख संविधान के संशोधन यानी कि संविधान में नहीं है। यह सिर्फ परंपरा के रूप में चला आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं यदि निम्न सदन में बहुमत खो देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना ही चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया। क्या निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के
दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया। तो हमारा उत्तर इसमें 4 विकल्पों के आधार पर निकलेगा। क्या यह हमारे 4 विकल्प हैं? इन 4 विकल्पों में हमें देखना है कि हमारा उत्तर सही कौन सा होगा। विकल्प नंबर ए में दिया गया है पश्चिम बंगाल और केरल। विकल्प नंबर बी में दिया गया है गुजरात और महाराष्ट्र। और विकल्प नंबर सी में दिया गया है मध्य प्रदेश ओडिशा। और विकल्प नंबर डी में दिया गया है राजस्थान और कर्नाटक। यह हमारे 4 विकल्प हैं। क्या है? यह हमारे 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों की सहायता से हमें उत्तर देखना है कि हमारा उत्तर सही कौन सा होगा। प्रश्न में कहा गया था कि राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को ला दिया। तो हमारा उत्तर इसमें निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही निकल कर आता है, गुजरात और महाराष्ट्र। क्या? गुजरात और महाराष्ट्र। हमारा उत्तर नंबर बी सही निकल कर आता है। क्या? बी हमारा सही निकल कर आता है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या? हम इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा। पहले हम इसमें देखें कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है भारत में स्थानीय शासन। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में समझने का प्रयास करें कि हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आप प्रश्न को नहीं समझेंगे तो उत्तर निकालना बहुत ही समस्या भरा रहता है। क्या? उत्तर निकालना काफ़ी समस्या भरा रहता है। जैसे कि हमारे प्रश्न में कहा गया है भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो उसमें सिर्फ इस चीज़ को अंडरलाइन अवश्य करें। हम अन्य कलर से बता रहे हैं इस बात को। क्या? कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। कृपया प्लीज़ इस बात को नोट करते जाएं, क्योंकि प्रश्न आपको आने के बावजूद भी यहाँ पर गलती हो जाती है कि प्रश्न में कभी पूछा जाता है कि कौन सा कथन सही है और कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा कथन गलत है। तो कृपया करके आप सभी लोग हमारी इस बात को नोट कर लें और दिमाग में बैठा लें कि सबसे पहले आप कथन में यह देखें कि सही पूछा जा रहा है कि हमारा गलत पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा पूछा जा रहा है गलत। क्या? कौन सा कथन हमारा इसमें गलत है। तो आइए हम कथन की ओर बढ़ते हैं। ए में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। विकल्प नंबर बी में दिया गया है स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार विकल्प नंबर सी में दिया गया है स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। विकल्प नंबर डी में दिया गया है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। तो इन 4 विकल्पों के आधार पर देखिए आपकी हमारा सही उत्तर कौन सा निकल कर आएगा। क्या? हमारा सही उत्तर इसमें कौन सा निकल कर आएगा। आप सभी लोग इसमें सही उत्तर की जांच कीजिए। तो आप पहले आपने प्रश्न समझा होगा कि जो भारत में स्थानीय शासन है, जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन के बारे में है 4 कथन दिए गए हैं और इसमें से हमको
गलत उत्तर निकालना है। क्या निकालना है? गलत। कौन सा कथन पूछा गया है? कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत। तो इसमें हमारा उत्तर निकल कर आता है ए। क्या निकल कर आता है? ए। जो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, यह गलत है। क्या? यह कथन हमारा सही नहीं है। यह हमारा उत्तर निकल कर आता है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। क्या? प्रश्न नंबर 5। अब आइए आप इसमें देखिए कि प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको बताएं, जो यह प्रश्न है यूपीएससी का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है ऐसे ही प्रश्न पूछने का। क्या? ऐसे ही प्रश्न पूछने का। क्योंकि प्रश्न जब पूछते हैं तो पहले 4 कथन दिए जाते हैं, फिर उसके आधार पर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। यूपीएससी का ये महत्वपूर्ण तरीका है। तो आपको ऐसे ही प्रश्न हल करना है। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला है कथन मुस्लिम लीग, दूसरा है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, और चौथी है हमारी पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन कीजिए। तो आप इसमें देखिए कि ये 4 पार्टियां हमारी दी गई हैं। क्या? यह हमारी 4 पार्टियां दी गई हैं। तो इन 4 पार्टियों के आधार पर देखना है कि हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कोई या नहीं है। देखो इसमें हमारा विकल्प दिए गए हैं 4। क्या दिए गए हैं? विकल्प 4। विकल्पों में कहा गया है, ए में कहा गया है 1, 2, 3, और विकल्प नंबर बी में कहा गया है 2 और 4। विकल्प नंबर सी में कहा गया है केवल 3, और विकल्प नंबर डी में कहा गया है कोई भी नहीं। तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है इसमें से कोई नहीं है। क्या? इसमें से कोई भी नहीं है। ये चारों राष्ट्रीय दल नहीं हैं। तो हमारा इसमें उत्तर निकल कर आता है विकल्प नंबर डी कि कोई नहीं है। क्या नहीं है? कोई नहीं है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है। प्रश्न नंबर पहले में दिया यानी कि प्रश्न नंबर 6वें में दिया गया है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि, जैसे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, यदि किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है तो उसका अर्थ क्या है। विकल्प नंबर पहले में कहा गया है मतदान बहुत कम हुआ है, और विकल्प नंबर बी में कहा गया है बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। क्या? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था। और सी में निर्वाचित प्रत्याशी की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी। और चौथा में कहा गया है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो यह हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इस ऑप्शन के आधार पर देखें
कि हमारा क्या उत्तर निकल कर आता है। आप इन 4 विकल्पों को पढ़ते जाएं और उत्तर निकालने की कोशिश करें कि हमारा क्या उत्तर निकलेगा। क्या हमारा इसमें क्या उत्तर निकलेगा। हमारा उत्तर इसमें निकल कर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर निकल कर आएगा डी। क्या निकल कर आएगा? डी। क्योंकि इसमें कहा गया है निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। क्या? निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। क्या थी? बहुत अधिक थी। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न हो जाता है। और आइए हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है भारत में निर्वाचन विक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हाँ देखो, एक यहाँ पर आ गया, कौन सा सही है। पिछले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा गलत है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो हम इसमें कथन देखते हैं कि कौन से सही है। तो इसमें पहला दिया गया है भारत यानी कि जो सरकार है, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। क्या? पहले में दिया गया है सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, और बी में दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्य में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। यह हमारा विकल्प नंबर बी है। और विकल्प नंबर सी में है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। और चौथे में है निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना। दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा उत्तर सही निकल कर आता है ए। क्या? उत्तर सही निकल कर आता है ए। पहले हम फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया है भारत में निर्वाचन विक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भारत सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, यह हमारा प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आता है। क्या? सही उत्तर निकल कर आता है। आप देख रहे होंगे कि प्रश्न किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट पर ही आधारित सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या? सबसे ज़्यादा प्रश्न केवल कॉन्सेप्ट के आधार पर ही पूछे जाते हैं। इस पर कॉन्सेप्ट के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है भारत के राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं। यानी कि भारत के जो राज्य हैं, राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा कथन दिया गया है राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा कथन दिया गया है आंचलिक
परिषदें और चौथा दिया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। तो आप इसमें देखिए कि कौन से सही हैं। और हमारे विकल्प में दिया गया है कि इसमें नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में है 1 और 2, कथन 2 में है 1, 2 और 4, 1, 3, 4 और तीसरे में है 1 यानी कि 3 और 4 और चौथे में है केवल 4। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारा सही उत्तर क्या निकल कर आता है। क्या हमारा सही उत्तर यहाँ पर निकल कर कौन सा आता है? तो हमारा यहाँ पर सही है राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। यह हमारे 2 कथन सही हैं। तो 2 कथन यानी 1 और 2 हमारे विकल्प नंबर ए में दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? विकल्प नंबर ए में दिए गए हैं 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर निकल कर आता है। क्या? यहाँ हमारा सही उत्तर निकल कर आता है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वैसा ही प्रश्न इसमें द्वारा आ गया। प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन है। तो कथन में कहा गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। कथन नंबर 2 में कहा गया है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। और 3 में कहा गया है 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। और 8 में कहा गया है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो आपको 4 कथनों के साथ साथ नीचे लिखा है नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या? कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। कथन ए में कहा यानी कि जो हमारा विकल्प है ए में कहा गया है 1, 2 और 3। बी में कहा गया है 1, 2, 4। सी में कहा गया है 1, 3, 4 और डी में कहा गया है 2, 3, 4। तो इन 4 कथनों के आधार पर हमारा सही उत्तर निकल कर आता है ए। क्या? ए। क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है यह सही है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व भी सही है और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची नहीं है, कोई भी सूची, यानी कि यह भी सही है। तो हमारा उत्तर निकल कर आता है 1, 2 और 3। क्या? 1, 2 और 3 यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्या है? प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आता है। आप इन प्रश्नों को आसानी से समझते चलें और एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप इन प्रश्नों को हल अवश्य करें। क्यों? क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपकी संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की। क्यों? क्योंकि आपको अगर एग्जाम हॉल के पहले पेपर सॉल्व करने का तरीका पता नहीं है तो आपको काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। क्या? काफ़ी कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हम आज के प्रश्न के लिए यहीं पर रोकते हैं। क्या? आज के प्रश्न यहीं पर रोकते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। अगली क्लास में हम आगे के प्रश्न को हल करेंगे। क्या? अगली क्लास में हम आगे के प्रश्न को हल करेंगे। आप सभी लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। और ऐसे ही प्रश्न को हल करने के लिए आप हमारी डेली एमसीक्यू क्लास को ज्वाइन करते जाएं।
और आप सभी लोगों का हमारी क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।